नमस्कार, आज है तारीख 14 मार्च, दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है सुमिरनप्रीत कौर और मैं हूं दिलनवाज पाशा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वह अस्थायी युद्ध विराम के विचार का समर्थन करते हैं, लेकिन रखी कुछ शर्तें। Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. अवैध आप्रवासियों पर ट्रंप प्रशासन की सख्ती के बाद क्या है वहां रह रहे भारतीयों की चिंता, करेंगे विश्लेषण। यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव मेडिकल केयर अफोर्ड करके बच्चे पैदा करने का क्या मकसद है, तो विल वेट फॉर द डिसीजन। अगर इफ इट कम्स अगेंस्ट अस देन प्रॉब्ली इंडिया जाके वहाँ पे बर्थ कर लेंगे। करोड़ों लोगों ने आज देश भर में खेला रंग। तनाव की आशंकाओं के बीच जुमे के दिन शांति से बीता होली का त्योहार। चलेंगे संभल और जानेंगे वहां के ताजा हालात। एक बड़ा जुलूस जामा मस्जिद के पास से निकला। इस जुलूस के थोड़ा ही आगे संभल पुलिस के जवान चलते नजर आए। लेकिन उससे पहले देश दुनिया का हाल सुनते हैं दिलनवाज पाशा से। अमेरिका के रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम कराने के प्रयासों के बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही एक दूसरे पर ड्रोन हमले जारी रखे हैं। दक्षिण पश्चिम रूस के क्रास्नोदार इलाके में यूक्रेन के एक ड्रोन हमले में एक अहम तेल रिफाइनरी में आग भड़क गई। वहीं यूक्रेन के खार्किव इलाके में अधिकारियों ने दावा किया है कि बीती रात हुए रूस के ड्रोन हमलों में कम से कम 7 लोग घायल हुए हैं। हमास का कहना है कि वो आखिरी जीवित बचे इजरायली अमेरिकी बंधकों को रिहा करने और दोहरी नागरिकता रखने वाले 4 लोगों के अवशेषों को लौटाने के लिए तैयार है। इन लोगों को बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले के दौरान बंधक बनाया गया था। हमास ने कहा है कि उसे कतर और मिस्र के मध्यस्थत्व से नया संघर्ष विराम प्रस्ताव मिला है और वो इसे सकारात्मकता से देख रहा है। हालांकि हमास ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वह इसके बदले में क्या मांग रख रहा है। इजराइल और हमास के बीच नाजुक संघर्ष विराम जारी है और फिलहाल गजा में लड़ाई रुकी हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वह असहमति को दबाने और महिलाओं पर नजर रखने के लिए निगरानी उपकरणों और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ऐसा खासकर उन महिलाओं के खिलाफ कर रहा है जो इस्लामी गणराज्य के कड़े ड्रेस कोड का पालन करने से इनकार करती हैं। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं को पता चला है कि ईरान में खास तौर से महिलाओं पर नजर रखने के लिए विकसित की गई मोबाइल ऐप के जरिए निजी वाहनों, टैक्सियों या यहाँ तक कि एम्बुलेंस में भी महिलाओं के ड्रेस कोड के उल्लंघन को रिपोर्ट किया जा रहा है। जांचकर्ताओं के मुताबिक तेहरान और दक्षिणी ईरान में हिजाब नियमों के उल्लंघन की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग भी किया जा रहा है। साल 2022 में पुलिस की हिरासत में महशा अमीनी नाम की युवती की मौत होने के बाद ईरान में महिलाएं सड़कों पर उतर आई थीं और हिजाब नियमों के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए थे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता की मेजबानी के बाद चीन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगे प्रतिबंधों को अवैध बताते हुए इन्हें हटाने की मांग की है। बीजिंग में हुई इस वार्ता में ईरान और रूस के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए चीन के उप विदेश मंत्री मा झाओजू ने कहा, हमने सुलह और प्रतिबंधों को हटाने पर केंद्रित विचारों का गहन आदान प्रदान किया। हमने सभी अवैध एक तरफा प्रतिबंधों को समाप्त करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। हमने यानी ईरान, रूस और चीन ने जोर देकर कहा कि संबंधित पक्षों को वर्तमान स्थिति के मूल कारणों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और प्रतिबंध, दबाव या बल प्रयोग की धमकी को छोड़ देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि फंड की कमी की वजह से वह म्यांमार में 10 लाख लोगों को दी जाने वाली मदद रोकने जा रहा है। एजेंसी का कहना है कि यदि उसे तुरंत $6 करोड़ का फंड नहीं मिला तो उसे युद्ध प्रभावित म्यांमार के कुछ इलाकों में मदद बंद करनी पड़ेगी। एजेंसी का कहना है कि म्यांमार के रखाइन प्रांत के कैंपों में रह रहे करीब 1 लाख रोहिंग्या लोग इससे प्रभावित होंगे।
पॉडकास्ट की शुरुआत यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम की कोशिशों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ मॉस्को में कल देर रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक हुई और स्टीव विटकॉफ रूस से वापस रवाना हो चुके हैं सारी इन्फॉर्मेशन लेकर, और अब वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी देंगे कि आखिर बातचीत में क्या हुआ। व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों राष्ट्रपतियों के बीच फ़ोन कॉल पर जल्द बात हो सकती है। और पाशा, यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को ये भी बता दें कि कल हमने पॉडकास्ट में ये बताया था कि कुर्स्क क्षेत्र जो एक विवादित इलाका है उस पर एक सरप्राइज विजिट की थी राष्ट्रपति पुतिन वहां पहुंचे थे ठीक ऐसे समय पर जहां पर विवादित इलाका है उसमें वो पहुंच गए और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि वो एक ऐसा इलाका है जिस पर उनका हक है। जी बिल्कुल। और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर अभी कई सवाल भी हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने संकेत दिया है कि अमेरिका कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, यानी आशावादी तो है लेकिन सतर्क भी, क्योंकि इस मुलाकात से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों को मंजूर करने से पहले कई शर्तें रखने की बात कही है। जी, मॉस्को में एक सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो अस्थायी युद्ध विराम के विचार का समर्थन तो करते हैं, लेकिन पहले कई मुद्दों पर वो अमेरिका के साथ चर्चा करना चाहते हैं। मॉस्को में गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध विराम की घोषणा को लेकर कहा, ये आइडिया तो सही है मगर कुछ सवाल हैं जिन पर हमें चर्चा करने की जरूरत है। और जी, इससे पहले यूक्रेन ने अमेरिका से हुई बातचीत के दौरान 30 दिनों के युद्ध विराम की योजना पर सहमति जताई थी, और जब ये रूस के सामने पेश हुआ तो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि 30 दिनों का जो युद्ध विराम है ये यूक्रेन के लिए ज्यादा अच्छा है। Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं, हम शत्रुता को खत्म करने के प्रस्तावों से सहमत हैं, लेकिन हमारा मानना है कि यह विराम ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक शांति लाए, साथ ही इस संकट के मूल कारणों को संबोधित करे। अस्थायी विराम से यूक्रेन को समय मिल जाएगा कि वो हथियार इकट्ठा कर सके, सेना को ट्रेन कर सके, लोगों को प्रशिक्षित कर सके। हमें कौन यह गारंटी देगा कि ऐसा नहीं होगा और नियंत्रण के मुद्दे को कैसे हल किया जाएगा? युद्ध विराम का आदेश कौन जारी करेगा और ऐसे आदेशों की कीमत क्या होगी? कौन तय करेगा कि 2000 किलोमीटर की दूरी पर युद्ध विराम समझौते का संभावित उल्लंघन किसने और कहां किया है? और फिर युद्ध विराम का उल्लंघन करने के लिए किसे दोषी ठहराया जाएगा? इन सभी सवालों का दोनों पक्षों द्वारा सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें अपने अमेरिकी सहयोगियों और साझेदारों के साथ बातचीत करने की जरूरत है। शायद राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से इस संघर्ष को समाप्त करने के विचारों का हम समर्थन करते हैं। तो सुमिरन, ये तो थे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। जी, और काफी लंबा बयान उन्होंने दिया है इसको लेकर, और कुछ शर्तें भी रखी, जैसे कि कुर्स्क जो इलाका है वो एक विवादित इलाका है। पुतिन ने कहा कि ये एक मेन फोकस है इस पूरे बातचीत का। यहाँ पिछले साल यूक्रेन ने सैन्य घुसपैठ की थी, इस दौरान यूक्रेन ने कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। पुतिन ने कहा है कि रूस ने कुर्स्क पर अब पूरी तरह से नियंत्रण वापस ले लिया है और यूक्रेन के सैनिकों को अलग थलग कर दिया है। पुतिन ने कहा कि कुर्स्क में यूक्रेन के पास अब 2 ही विकल्प हैं, या तो वो सरेंडर करे या फिर मरे। जी बिल्कुल। और रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने कहा कि अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 30 दिन के युद्ध विराम से रूस को कुछ नहीं मिलेगा और यह यूक्रेन की सेना के लिए एक अस्थायी राहत जैसा है। यूरी उशाकोव कह रहे हैं, यह युद्ध विराम यूक्रेनी सेना के लिए एक अस्थायी राहत के अलावा और कुछ नहीं है। हमारा लक्ष्य एक दीर्घकालिक शांति समझौता है। जी, और वो कह रहे थे कि हम एक ऐसा शांति समझौता चाहते हैं जो हमारी भी हितों और चिंताओं को ध्यान में रखता हो। और अब इन टिप्पणियों पर अमेरिका का भी बयान आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो पुतिन से मिलना तो जरूर चाहेंगे, लेकिन युद्ध विराम समझौते को अब जल्द से जल्द पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि संभावित शांति समझौते पर यूक्रेन के साथ चर्चा पहले से ही विस्तार से चर्चा हो चुकी है। He put out a very promising statement, but it wasn't complete. राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, उन्होंने बहुत ही आशाजनक बयान दिया, लेकिन यह पूरा नहीं था। हाँ, मैं उनसे मिलना या बात करना पसंद करूंगा, लेकिन हमें इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे हैं, इसलिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। हमें इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। यह बहुत जटिल
नहीं होना चाहिए। जी, और राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी कहा कि मुद्दे का समाधान करना उनकी प्रायोरिटी है। We'd like to see a ceasefire from Russia, and we have. ट्रंप कह रहे हैं, हम युद्ध विराम देखना चाहते हैं। हम यूक्रेन से बात कर रहे हैं कि जमीन के कौन से हिस्से पर उनका नियंत्रण रहेगा और किस पर नहीं, और समझौते के सभी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं, यह एक आसान प्रक्रिया नहीं है। पहला चरण युद्ध विराम है। हालांकि बहुत से व्यक्तिगत विषयों पर चर्चा की गई है। हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। यूक्रेन ने नेटो में होने पर चर्चा की है। हर कोई जानता है कि इसका उत्तर क्या है। अब हम देखेंगे कि इस युद्ध विराम में शामिल है या नहीं। वो कहना चाह रहे हैं रूस इस युद्ध विराम में शामिल है या नहीं, और अगर वो इसमें शामिल नहीं है तो यह दुनिया के लिए बहुत निराशाजनक पल होगा। तो पुतिन के बयान पर अमेरिका का रिएक्शन तो आ गया, लेकिन यूक्रेन का रिएक्शन भी आ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति पुतिन की योजना को षड्यंत्रकारी बताया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस पर ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की, और उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता है कि युद्ध विराम पर रूस सहमत ही होना नहीं चाहता। Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані. तो ये एक वीडियो बयान है ज़ेलेंस्की का, जिसमें वो कह रहे हैं, हम सभी ने रूस से जो सुना है वो पुतिन के बहुत ही चालाकी भरे शब्द हैं। एक तरह से वो इसे अस्वीकार कर रहे हैं। पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे यह बताने से डरते हैं कि वे इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं, कि वे यूक्रेनियों को मारना चाहते हैं। तो दिलनवाज, अब इस युद्ध विराम प्रस्ताव का क्या होगा? जहां एक तरफ पुतिन कुछ शर्तें और सवाल लेकर आए हैं, तो यूक्रेन कह रहा है कि वो इस प्रस्ताव को मंजूर करता है। तो युद्ध विराम का भविष्य क्या, प्रस्ताव का भविष्य क्या, यही सवाल मैं लेकर आई और मैंने पूछे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन में प्रोफेसर संजय पांडे से। देखिए, स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। पुतिन पूरी तरह खारिज भी नहीं करना चाहते हैं ट्रंप के प्रस्ताव को, क्योंकि ऐसा करने से ट्रंप उनसे नाराज हो सकते हैं। पहले से ही इस तरह की भी बातें हैं कि अगर रूस ने इस पर सहमति नहीं जताई तो कुछ और सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसलिए पुतिन ने पूरी तरह खारिज नहीं किया है। वो जो चाहते हैं ट्रंप उसके लिए तैयार होंगे या नहीं, जैसा कि कुछ रिपोर्ट से पता लगता है कि पुतिन चाहते हैं कि इस 30 दिन की अवधि में यूक्रेन को यूरोप से या अन्य कहीं से और हथियार और सहायता सामग्री न मिले, जिससे वो 30 दिनों में अपनी सैनिक तैयारी और मजबूत करके और उसके बाद दोबारा युद्ध में झोंक सके, शामिल हो सके। तो ये शर्त पुतिन की मुझे नहीं लगता है कि यूरोप के देश या ज़ेलेंस्की मानने को तैयार होंगे। ट्रंप का इस पर क्या है, उनकी क्या राय है, वो भी स्पष्ट नहीं है। अगर ट्रंप को ये लगेगा कि इसके बिना संभव नहीं है तो वो कुछ दबाव डालेंगे ज़ेलेंस्की पर कि भाई आप मानिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम आएगा और ज़ेलेंस्की या यूरोप इसके लिए तैयार होंगे। तो ये युद्ध विराम जो है, इसमें क्या यथास्थिति ही रहेगी? क्या ये संभावना ज्यादा है या ये आशंका ज्यादा है कि जिसके पास जो इलाके हैं वो उसी के पास रहें? फिलहाल 30 दिनों के लिए तो ऐसा ही होगा। उसमें बड़ा सवालिया निशान कुर्स्क पर लग गया है, जिसको अगस्त में यूक्रेन ने रूस के भूभाग को अपने कब्जे में ले लिया था, और विगत 2 हफ्तों में धीरे धीरे उसमें से काफी कुछ यूक्रेन ने गंवाया है और रूस ने दोबारा उस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन वहां की भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। पुतिन ऐसा कह रहे हैं कि यूक्रेन के सैनिक कुर्स्क में घिर गए हैं और उनके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो वो सरेंडर करें और या मारे जाएं। लेकिन सच में ऐसा है ये अभी ज्ञात नहीं है। तो वो कुर्स्क की स्थिति जो है वो इसको और कॉम्प्लिकेट करती है, इस प्रस्तावित युद्ध विराम को। और जहाँ तक यूक्रेन की बात है, तो हमने देखा था कि कई सवालों से घिर गए थे जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। तो अब उनकी स्थिति क्या कंपेयर टू लास्ट वीक बेहतर है? थोड़ी बेहतर तो हुई है, क्योंकि इस बीच वो जो मिनरल डील है वो भी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। जैसे यूक्रेन जिस तरह के दावे करता है कि उसके पास जिस तरह के रेयर अर्थ हैं या और क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके पास, ये तो कोई नहीं कहेगा कि नहीं है, बट कितने हैं और कितनी आसानी से कब तक
उनका दोहन हो सकेगा, उनको निकाल के इस्तेमाल किया जा सकेगा, बहुत स्पष्ट नहीं है। अगर ट्रंप को उसमें लाभ दिखता है और इस तरह की कोई डील होती है जिसमें ट्रंप को ये लगे कि उनको लाभ होने वाला है, तो कोई ठिकाना नहीं है कि वो रूस पर दबाव बनाना शुरू कर दें कि वो समझौते की शर्तों को मान ले बिना कोई और उसमें शर्त लगाए, जैसा कि रूस कर रहा है कि भाई उसको हथियार नहीं मिलने चाहिए यूक्रेन को। तो ये सब मुद्दे अभी भी खुले हुए हैं और जो ट्रंप का जो पास रिकॉर्ड दिखाता है उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि अगर ट्रंप को लगे कि उनको मनोवांछित परिणाम नहीं मिल रहा है बातचीत से, जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ हुआ था जो इनके पहले कार्यकाल में, तो वो बहुत जल्दी उसमें रुचि उनकी समाप्त भी हो जाती है, वो कहीं और देखने लगते हैं। हालांकि ये मुद्दा अलग है, नॉर्थ कोरिया में कोई लड़ाई नहीं चल रही थी, एक स्पर्धा थी, मिसाइल की स्पर्धा थी, कंपटीशन था, नॉर्थ कोरिया बीच बीच में टेस्ट करता रहता था। यहाँ पर एक युद्ध की स्थिति है और वो भी यूरोप में, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह नॉर्थ कोरिया वाली ही स्थिति है। जी, आखिरी सवाल संक्षेप में अगर आप ये बता सके कि यूक्रेन की पहले बहुत कंडीशंस होती थी कि उसे नेटो का सदस्य बनाया जाए, लेकिन अब क्योंकि स्थिति ही पूरी तरह से बदल चुकी है, अमेरिका का जो उनका दौरा था वो भी खास सफल नहीं रहा था, तो अब इस तरह की डिमांड्स जो हैं वो कहीं ठंडे बस्ते में तो नहीं चली जा रही हैं, जैसे यूक्रेन की नेटो में मेंबरशिप की बात है? हाँ, उसको लेकर तो ठंडे बस्ते में हुई। सबसे बड़ा मुद्दा अब है कि ये जो 4 यूक्रेन के प्रांत रूस के कब्जे में है, जो तकरीबन 20% यूक्रेन का भूभाग है, उनका क्या होगा? 1 महीने के लिए तो ये माना जा सकता है कि यथास्थिति बनी रहेगी, जिसका कब्जा जहां है वो बना रहेगा, लेकिन आगे की कोई बातचीत, ये सिर्फ तो 1 महीने की बात तो नहीं है। यूक्रेन मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई समझौता करेगा और रूस बिना इनको लिए हुए या इन पर कोई ऐसी व्यवस्था लागू कर किए बिना जिसमें कि वो अगर लीगली या टेक्निकली रूस का हिस्सा न भी स्वीकार किए जाएं, तो इफेक्टिव कंट्रोल कुछ न कुछ रहे, जिससे यूक्रेन की सेना पूरी तरह इन इलाकों को वापस न ले सके। बिना इसके रूस नहीं तैयार होगा। इसलिए मैं बहुत आशान्वित नहीं हूं कि फिलहाल आने वाले कुछ महीनों में कोई परिणाम आएंगे, मैं इसको लेकर बहुत आशान्वित नहीं हूं। तो ये थे जेएनयू के प्रोफेसर संजय पांडे, जो रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति की जटिलताओं को समझा रहे थे। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये है बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। पॉडकास्ट में आगे कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जिस किस्म की हिंसा यहाँ देखी गई नवंबर में, उसके बाद लोग डरे हुए भी हैं और इसीलिए कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। बात संभल में तनाव की आशंकाओं के बीच मनाते हुए होली की। और सुमेरन, आपको याद होगा जनवरी में इस साल जब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने पद संभाला, तो उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लिए जिनसे हलचल मच गई। इनमें से कई फैसले उनके चुनावी अभियान के दौरान किए गए वादों से जुड़े हैं, जैसे कि अवैध प्रवासियों पर सख्ती। ट्रंप प्रशासन ने यह भी फैसला लिया कि जिन विदेशी नागरिकों के बच्चे अमेरिका में जन्म लेंगे, उन्हें जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। फिलहाल इस फैसले पर एक अदालत ने अस्थायी रोक लगाई है, लेकिन अमेरिका में रह रहे कई भारतीय ट्रंप प्रशासन के फैसले से फिक्रमंद हैं। उन्हें डर है कि उनके बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। देखिए, सुनिए न्यूयॉर्क से बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सलीम रिजवी की रिपोर्ट। अमेरिका में भारतीय मूल के 50 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं,
हर साल बड़े पैमाने पर भारतीय नागरिक अलग अलग वीजे पर अमेरिका पहुंचते हैं। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2023 में और 2024 में हर साल 10 लाख से ज्यादा भारतीयों को अमेरिकी वीजे जारी हुए थे। शान पिछले 6 सालों से H-1B वर्क वीजे पर अमेरिका में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। ये उनका असली नाम नहीं है क्योंकि उन्होंने पहचान छिपाए रखने की गुजारिश की है। कुछ साल पहले उनकी बेटी का जन्म हुआ था जिसे अमेरिकी नागरिकता मिल गई थी, लेकिन अब दूसरे बच्चे का जन्म होने वाला है, मगर नागरिकता पर डोनाल्ड ट्रंप के नए नियम ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव मेडिकल केयर अफोर्ड करके बच्चे पैदा करने का क्या मकसद है? तो विल वेट फॉर द डिसीजन। अगर इफ इट कम्स अगेंस्ट अस देन प्रॉब्ली इंडिया जाके वहाँ पे बर्थ कर लेंगे ताकि you'll get access to cheaper healthcare there. इसी तरह कैलिफोर्निया में रहने वाले एक और भारतीय नागरिक 2 साल पहले H-1B वीजे पर अमेरिका आए थे। उनका परिवार भी फिक्रमंद है, वो भी अपनी पहचान छिपाए रखना चाहते हैं। यहाँ पे ही मेरी अभी बेटी बॉर्न हुई है यूएस में, कैलिफोर्निया में। अभी मेरी जो पहली जो बेटी हुई उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली अगर सेकंड इसमें चांस लेना चाहे और ऐसा कुछ दिक्कत रहे तो मुझे सोचना पड़ेगा उसके बारे में। अमेरिका में बहुत से भारतीय H-1B वर्क वीजे पर रह रहे हैं। अमेरिका हर साल 85,000 H-1B वीजा जारी करता है और साल 2023 में करीब 72% वीजे भारतीय नागरिकों को दिए गए। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अमेरिका में करीब 7,25,000 भारतीय ऐसे हैं जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं। और सुमिरन, आज देश भर में होली का त्योहार मनाया गया। करोड़ों लोगों ने रंगों के इस त्योहार को हर्षोल्लास से मनाया और ये बदलते मौसम का भी प्रतीक होता है, सर्दियों के जाने और बसंत के आने का। होली भारत के सबसे बड़े और अहम त्योहारों में से एक है और लाखों लोग परिजनों के साथ होली मनाने के लिए यात्राएं भी करते हैं। लेकिन दिलनवाज, इस बार होली रमजान के महीने में जुम्मे के दिन आई। जी बिल्कुल, और इसे लेकर कई अधिकारियों और राजनेताओं ने ऐसे बयान दिए जिन्होंने तनाव और विवाद की आशंकाएं पैदा की। खासकर उत्तर प्रदेश में पुलिस ने होली और जुमे की नमाज के लिए खास तैयारियां की थी। शाम होते होते प्रदेश भर में ये त्योहार शांति से बीत गया। सुनते हैं सहारनपुर के सांसद कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद को, जिन्होंने आज होली का त्योहार मनाया। पहली बार इस देश के अंदर होली के रंगों में नफरत ढूंढी जा रही थी। मैं उसको मोहब्बत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देश की संस्कृति है। देश के अंदर होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सभी त्योहारों को हम लोग मिलजुल करके मनाते आए हैं। हम लोगों ने हमेशा मिलजुल करके इस संस्कृति को जिंदा रखने का काम किया है। दिवाली के ऊपर मेरा घर पूरी तरह से हमेशा सजता है। होली के ऊपर मैं थोड़ा सा परहेज करता था, लेकिन इस बार मुझे जब दिखाई दिया कि रंगों के अंदर भी नफरत ढूंढी जा रही है तो मैं उस मोहब्बत के पैगाम को देने के लिए आगे आया हूँ। पहल की है कि हम लोगों को इस देश को बचाना है। हमें सब लोगों को मिलकर के, अभी हम लोग होली का त्योहार मिलकर के मना रहे हैं। सामने मस्जिद है, इसके बाद यही नमाज होगी। और अब सुनते हैं राजद के सांसद मनोज झा ने होली को लेकर क्या कहा। जितने रंग देश के बनने में हैं, उतने ही रंग खेले जाएं और उसी को बरकरार रखा जाए। लेकिन दुर्योग देखिए, मुझे ताज्जुब हो रहा है, 2022 में भी संभवतः 18 मार्च को होली और जुमा पड़ा था एक ही दिन, कुछ नहीं हुआ। ये जो नई नई कवायदें हो रही हैं, एकदम एक्सट्रीम पे जाकर के जुबान बोलना, ये उचित नहीं है, चाहे कहीं से भी बोला जाए। हमने क्या बना दिया अपने पर्व त्योहारों को कि सेलिब्रेशन से ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि कहीं कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए। ऐसे कोई त्योहार बनता है? और इसी तरीके की चिंताएं संभल को लेकर थीं, जहां पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा में कई लोग मारे गए थे। बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव आज संभल में रहे, चलते हैं उनके पास। आज सुबह जब हम संभल पहुंचे तो यहाँ पे माहौल ऐसा था मानो कर्फ्यू लगा हुआ हो। सड़कें बिल्कुल खाली थी, इक्का दुक्का लोग या गाड़ियां ही नजर आ रहे थे। उसके बाद हमने रुख किया जामा मस्जिद का, जहाँ पे पिछले नवंबर में एक सर्वे की वजह से तनाव की स्थिति पैदा हुई थी, हिंसा हुई थी, लोगों की जानें गई थी, बहुत लोग घायल हुए थे। जामा मस्जिद की ओर जब हम बढ़े तो हमने देखा कि पूरा इलाका जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है बिल्कुल खाली था, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे उस इलाके में लोग होली मना रहे थे, रंगों से खेल रहे थे। और उस पूरे इलाके में जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई थी, जगह जगह पुलिस की उपस्थिति नजर आ रही थी। बल्कि जामा मस्जिद के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी पुलिस प्रेजेंस हमें नजर आई। हिंदू बहुल इलाकों से जो 2 रास्ते
जामा मस्जिद तक जाते हैं, उन दोनों रास्तों को बैरिकेड करके पुलिस ने बंद कर दिया था और वहां पे बहुत से पुलिस अधिकारी बैठे हुए थे। कुछ ही देर बाद होली मनाते हुए लोगों का एक बड़ा जुलूस जामा मस्जिद के पास से निकला। इस जुलूस के थोड़ा ही आगे संभल पुलिस के जवान चलते नजर आए। संभल के जो सर्कल ऑफिसर हैं अनुज चौधरी, वो उस ग्रुप में नजर आए चलते हुए। ये जो जुलूस था, इस जुलूस में बहुत ऊंची आवाज पर गाने चल रहे थे, संगीत बज रहा था और ये जुलूस जामा मस्जिद के पास से निकलते हुए आगे की ओर बढ़ गया। और उसके बाद यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने राहत की सांस भी ली और ये आशा जताई कि आज का दिन शायद शांति प्रिय तरीके से बीत जाएगा। और सभी की निगाहें टिकी थी 2:30 बजे होने वाली जुमे की नमाज पर। लेकिन उस नमाज से पहले एक और बड़ा जुलूस जामा मस्जिद के सामने से निकला, होली का जुलूस। और इस बार ये जुलूस काफी देर तक जामा मस्जिद के बाहर खड़ा रहा। उसमें से कुछ लोगों ने जामा मस्जिद के बाहर रुककर थोड़ी देर कुछ नारेबाजी भी की और ढोल बजाए। और जब ये सब हो रहा था उस वक्त पुलिस की एक बड़ी मौजूदगी वहां पर देखी जा सकती थी। थोड़ी देर में ये जुलूस भी जामा मस्जिद के सामने से निकल गया। 2:30 बजे जामा मस्जिद में जुमे की नमाज शुरू हुई और ये नमाज 3 बजे के आसपास खत्म हो गई। और मस्जिद से निकलते वक्त भी जो नमाजी थे वो एक भारी पुलिस बंदोबस्त के तहत वहां से निकले और अपने अपने घरों को लौट गए। राघवेंद्र, होली रंगों का त्योहार है, लोग मिलजुल के मनाते आते रहे हैं, लेकिन इस त्योहार के दिन जो है जैसा भी कहा गया तनाव का माहौल और अंततः दिन शांति से बीत गया। लेकिन क्या आपको कहीं लोग आपस में मिलजुल कर गले मिलकर होली मनाते नजर आए? इस तरह के नजारे तो देखने को नहीं मिले दिलनवाज, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा कि सुबह के समय जब होली लोग खेल रहे थे तो ये माना जा रहा था कि ज्यादातर हिंदू समुदाय के लोग ही होली खेल रहे थे और मुस्लिम बहुल इलाकों में भी ज्यादातर मुसलमान नहीं नजर आ रहे थे, वो ज्यादातर अपने घरों में ही थे। तो कुछ लोगों से हमारी बात हुई कैमरा पर बात ना करने की शर्त लगाते हुए। कुछ लोगों ने ये कहा कि चूंकि प्रशासन की तरफ से खुद ही इस तरह की बयान आ रहे थे कि जिन लोगों को रंगों से दिक्कत हो वो अपने घरों में ही रहें, तो बहुत से लोगों का ये कहना था कि उन्होंने अपने घरों के अंदर रहना ही पसंद किया जब तक कि होली का त्योहार नहीं खत्म हो जाता। और जब जैसे जैसे दिन बढ़ा और जब नमाज का समय आया तभी वो अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन राघवेंद्र, त्योहार जो है लोगों को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, लेकिन क्या इस बार आपको ऐसा नहीं लगा कि त्योहार कहीं दूरी पैदा कर रहे हैं? देखिए, नवंबर में जिस किस्म का माहौल संभल में बना था उसके बाद उसका जो असर है, ये कहना गलत नहीं होगा कि उसका असर अब भी लोगों के जहन में यहाँ मौजूद है। बहुत से लोगों का ये कहना था कि लोगों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है, दोनों समुदाय के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जिस किस्म की हिंसा यहाँ देखी गई नवंबर में, उसके बाद लोग डरे हुए भी हैं और इसीलिए कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। और चूंकि बार बार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि एक दूसरे का सम्मान करें, अगर होली मन रही है और अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपके साथ होली खेले तो आप दूरी बनाएं। तो बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि वो किसी किस्म की तकरार नहीं चाहते थे, किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे। इस वजह से भी शायद लोगों ने कुछ दूरी बनाना चुना। तो ये थे बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव, जो आज पूरा दिन संभल में रहे, वहाँ के हालात पर नजर रखी और उसका अपडेट दिया आपको। अगर आप होली से जुड़ी खबरों को फॉलो कर रहे होंगे तो जिस तरीके की बातें आ रही थी उससे को लेकर कई चिंताएं पैदा हुई थी, लेकिन आज होली का दिन संभल ही नहीं, प्रदेश भर में और देश भर में शांति के साथ बिना किसी बड़ी घटना के बीत गया। और दिलनवाज, अब वीकेंड की बारी है तो बात कर लेते हैं वीकली पॉडकास्ट की। तो आपको बता दें कि कल एक खास पेशकश होगी लेंस में, जहां बिहार इलेक्शंस की बात होगी। उसके बाद रविवार को विवेचना आती है, जहां बात होगी महाराजा के पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह की। और सोमवार को दुनिया जहां बात होगी क्या दुनिया के समुद्र में बिछी इंटरनेट केबल नेटवर्क पर निर्भर रह सकती है। तो यही सारे सवाल लेकर आएंगे हम विवेचना में और लेंस में और दुनिया जहान में। और अब हमारे श्रोताओं से और लिसनर से हमारी मुलाकात होगी सोमवार को। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला जीत सारथी ने। मुझे यानी सुमिरन और दिलनवाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।